तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में बीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है और उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र है, उनको एक कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो पिछले वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और खास बात इस वीडियो की यह है कि इसमें हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे, उसका उत्तर भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। सेमेस्टर आपका फोर्थ है, सब्जेक्ट आपका राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके देश के, जितने भी भारत देश के हैं, वो जो राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, उनसे संबंधित नहीं होंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस मतलब कि जितने भी हमारे देश के अलावा पॉलिटिकल, ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि जो हमारे देश के बाहर के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, ठीक है, उनसे संबंधित होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि हेराक्लाइट्स का दर्शन, यानी कि हेराक्लाइट्स के बारे में बताइए। ठीक है, इनका दर्शन कैसा था? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हेराक्लाइट्स, ध्यान से सुनेंगे, हेराक्लाइट्स ये सब विदेशी राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, हेराक्लाइट्स बुद्धिवादी एवं व्यक्तिवादी दोनों था, यानी कि बुद्धिवादी था और व्यक्तिवादी। बुद्धिवादी मतलब कि माइंडेड भी था, व्यक्तिवादी यानी कि दूसरों के भलाई के बारे में भी सोचता था। व्यक्तिवादी था, लोगों के बीच रहता था। ठीक है, तो दोनों था। उसके अनुसार यानी कि हेराक्लाइट्स के अनुसार बुद्धि सभी मनुष्य में समान रूप से पाई जाती है। बुद्धि सभी इंसान के अंदर होती ही होती है, ये कह रहा है। ठीक है, परंतु व्यवहार में इसका उपयोग गिने चुने लोगों ही कर पाते हैं। मतलब किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे सही से बात करनी चाहिए, कैसा समाज में या फिर व्यक्तियों के बीच में अपना व्यवहार, अपना जो रिलेशन है, ठीक है, अपनापन है, ठीक है, वो कैसे उपयोग करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो बहुत कम लोगों के अंदर हैं, जो अच्छे से बात करें, व्यक्तियों के बीच रहें, व्यक्तियों की भावनाओं को समझें, व्यक्तियों के साथ कोई भी चर्चा करें। ठीक है, तो वही बात बताई गई है। परंतु व्यवहार में बुद्धि के मामले में बहुत ही कम गिने चुने लोगों को ही ये प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि बुद्धि तो सभी के पास होती है, लेकिन व्यवहार के मामले में सिर्फ गिने चुने लोगों का ही के पास ऐसी बुद्धि होती है जो व्यक्तियों के साथ रहकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति 10,000 व्यक्तियों के बराबर होता है, ये आप सभी ने कहावत सुनी भी होगी। अगर 1,000 मूर्ख व्यक्ति हैं या फिर 10,000 मूर्ख व्यक्ति हैं, तो उसमें से एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति तो उन पर भारी पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति 10,000 व्यक्तियों के बराबर होता है। सुख वृद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। सुख जो है वो वृद्धि, ठीक है, बुद्धि का सुख है, बुद्धि, ठीक है, वृद्धि नहीं, बुद्धि। ठीक है, तो सुख जो बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु है। ठीक है, यह मस्तिष्क को कमजोर कर देता है। हेराक्लाइट्स रहस्यवादी था, यानी कि जो प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं ये क्या थे? रहस्यवादी भी था, जो अग्नि को मूल तत्व मानता था। दुनिया में एकता है लेकिन यह विरोधों से बनी है। एकता तो है लेकिन ये विरोधों से बनी है। युद्ध पिता और सम्राट दोनों में होता है। ठीक है, युद्ध पिता और सम्राट दोनों में होता है। कुछ लोगों को देवता बना देता है, कुछ लोग को दास बना देता है, तो कुछ को स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार है हेराक्लाइट्स का राजनीति शास्त्र में दर्शन, उनके बारे में जानकारी। हालांकि हमेशा नहीं आता प्रश्न, लेकिन कुछ परीक्षाओं में आया है, तो जानकारी आपको एकदम हमने कहानी की तरह बता दी। आई होप 2-3 बार और भी इसका उत्तर पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताएं जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगला है कि स्टोइक विचारधारा। तो स्टोइक विचारधारा का जिसको कहा जाता है प्राचीन दर्शन, यानी कि दर्शन शास्त्र के युग से इसका संबंध है। तो स्टोइक विचारधारा को अगर कहा जाए कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है प्राचीन दर्शन। ठीक है, अरस्तु जो कि प्रमुख विद्वान और राजनीतिज्ञ हैं, अरस्तु, तो इनके समय में सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा जो थी उसका नाम था ही स्टोइक विचारधारा। ठीक है, अरस्तु के समय की सबसे प्रभावशाली विचारधारा स्टोइक विचारधारा रही है। इसमें व्यक्तिवाद, सार्वभौमिकतावाद तथा सामाजिक समानतावाद तीनों विचारों का समावेश था। किस किस था?
व्यक्तिवाद भी था, सार्वभौमिकता भी थी और सामाजिक समानतावाद, यानी कि व्यक्तिवादी व्यक्तियों के बीच सार्वभौमिकता, सभी के लोगों के लिए सामाजिक समानता मतलब समाज में समानता ठीक होना, ठीक है। ये तीनों विचारधाराएं समाहित थी किसमें? स्टोइक विचारधारा में। स्टोइक का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसे व्यक्ति से है, स्टोइक शब्द का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसमें कष्ट के समय महान उत्सव बना रहता है। कष्ट भी है लेकिन उसके अंदर साहस है, उसके अंतर्गत महान उत्सव यानी कि एक्साइटमेंट है। देखिए इंसान के पास कष्ट तो आते हैं, समस्या तो आती है, लेकिन उस समस्या में अगर वो डटकर खड़ा रह रहा है तो उसको आप कह सकते हैं कि वो स्टोइक यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब कि अपने कठिन समय में भी वो डटकर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोग टूट जाते हैं, लेकिन स्टोइक शब्द का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसमें कष्ट के समय महान उत्सव बना रहे, वही होता है, ठीक है। यह विचारधारा व्यक्ति की इच्छा को वशीभूत करने के लिए कष्ट साध्य जीवन जीने से प्रेरणा देती है। ये विचारधारा जो है यानी कि स्टोइक विचारधारा जो है इंसान के जो इच्छा की वशीभूत करने के लिए कष्ट साध्य जीवन जीने के इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है। यह एक प्रकार की नैतिक विचारधारा है। इस विचारधारा का संस्थापक जैनों यानी कि 340 ईसा पूर्व से 260 ईसा पूर्व तक, क्योंकि ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है इसलिए 300 से यहाँ पर 260 कहा गया है, ठीक है, पूर्व से था, ठीक है, जो एक विचित्र व्यक्तित्व का स्वामी था। बाद में इस विचारधारा का प्रभाव रोम तक फैला गया। शिक्षित वर्ग के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव रहा है। तो इस प्रकार इसका परिचय लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जरूर इसके बारे में पढ़ जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक के विषय में आप क्या जानते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। और उत्तर लिखेंगे कि रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम रचना है। प्लेटो एक प्रमुख विद्वान और प्रमुख राजनीतिज्ञ समाजशास्त्री हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक, और रिपब्लिक प्लेटो की एक प्रमुख रचनाओं में से एक है, या फिर कह सकते हैं कि सर्वोच्चतम रचना है। इस गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है। इसे यानी कि जो प्लेटो की सर्वोत्तम रचना है रिपब्लिक, इसे गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है। इसमें न्याय के साथ ही समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। रिपब्लिक पुस्तक में यह एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन के बारे में इसमें बताया गया, उसी पे आधारित है रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो द्वारा जो लिखी गई है, ठीक है। वहीं पर अगले एक विद्वान है जिनका नाम है सेबाइन। इन्होंने रिपब्लिक जो पुस्तक इसके बारे में लिखा है या फिर कहा है कि यह किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है और ना ही यह राजनीतिक, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक का अंग है, यद्यपि इसमें कला, शिक्षा और दर्शन को भी स्थान दिया गया है। तो ठीक है, तो ये सोबाइन ने कहा है। बाकी अगले विद्वान जो हैं उनका नाम है वारकर। इन्होंने कहा यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। ये संपूर्ण मानव के संपूर्ण दर्शन यानी कि मानव का पूरा तरह दर्शन कैसे किया जा सकता है उसके दिशा में एक प्रयास है रिपब्लिक पुस्तक के माध्यम से, जो कि प्लेटो ने लिखी, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार रिपीटेड एग्जाम में पक्का तय आएगा ही आएगा, प्लेटो का न्याय क्या है, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को परिभाषित करते हुए यानी कि जजमेंट को, न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसे, ठीक है, प्राप्य है। तो यहाँ पर प्राप्य का अर्थ है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, प्राप्त करने योग्य, ठीक है, या पाने हुए तो प्राप्त करने योग्य, ठीक है, उसे पर्याय कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि प्राप्त करने योग्य है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करने के पूर्व तत्कालीन यूनान में प्रचलित सोफिस्ट विचारकों के विचारों का खंडन करता है। इसके बाद उसने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या की है, ठीक है। तो ये है प्लेटो के न्याय के बारे में परिचय। बाकी और भी डिटेल में है, लेकिन अति लघुत्तरीय में ये प्रश्न आता है तो आप इतना ही लिख देंगे। लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में आता तो आपको आगे बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर अति लघुत्तरीय में आता तो इतना लिख देंगे, पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के साम्यवाद की विवेचना कीजिए। भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेटो फ्रीडे कम से कम 2-3 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत और प्लेटो के साम्यवाद के बारे में जान लीजिए।
प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना में शासक और सैनिक वर्ग के लिए स्त्रियों एवं संपत्ति के साम्यवाद का विचार दिया है। उनके अनुसार शासक और सैनिक वर्ग के पास कोई परिवार नहीं होना चाहिए और उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब प्लेटो कह रहा है कि ऐसे इंसान हमारे सैनिक बने जिनको अपने स्त्री या फिर अपने परिवार से कोई लेना देना ना हो और उनके पास कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारे यहाँ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं, अगर कभी भी कोई अटैक होता, आक्रमण होता है, तो हम ये परवाह नहीं करेंगे कि हमारा घर भी है, हमारा परिवार भी है, ठीक है, हमारे पैसे भी हैं, हमारे प्रॉपर्टी भी है, उसको ध्यान में न रखते हुए हम अपने जान की देश के लिए न्यौछावर कर दें, जैसे कि आर्मी के लोग करते हैं बॉर्डर पे। उस तरह वाला सीन कुछ इसमें है प्लेटो के साम्यवाद में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि उसके अनुसार शासक यानी कि प्लेटो के अनुसार राजा और सैनिक वर्ग के पास कोई परिवार नहीं होना चाहिए, उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। परिवार और संपत्ति ही शासक को उनके पद से विचलित कर सकता है। सिंपल सी बात है कि परिवार और संपत्ति का अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अपने जो पद से है वो विचलित हो जाएंगे। जैसे कि आपके बॉर्डर पे कोई अटैक हुआ, देखिए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई अटैक हुआ, तो अगर आपको आपके परिवार का ध्यान आ जाएगा, आपकी संपत्ति का ध्यान आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग छिपने का प्रयास करेंगे, फिर भागने का प्रयास करेंगे, अपना जो है अपना जीवन बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अपने आप को मरने से भागेंगे कि हम मरे ना, किसी भी तरह से हम भाग जाएं। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ कब आएंगे, जब आप अपने परिवार या संपत्ति या फिर अपनी प्रॉपर्टी या फिर अपने रिलेशन के बारे में सोचेंगे। अगर आप ये सब नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि हमारा परिवार, हमारी संपत्ति कुछ भी नहीं है, देश के आगे सब बेकार है, हम देश के लिए ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ उस प्रकार की नियम पॉलिसी बनाई गई थी इसमें भी। ठीक है, तो वो विचलित कर सकता है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। शासक के पास उतनी संपत्ति होनी चाहिए जितना उनके न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने में आवश्यक है। मतलब कि इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि उनका जो जीवन है स्तर है न्यूनतम, मतलब कि न्यूनतम का मतलब ये हो गया कि इतना हो कि हमारा ज़रूरत की हमारी पूरी हो जाए। जैसे कि भाई हमारा खाना मिल रहा, हमको नाश्ता मिल रहा है, नहाना मिल रहा है, ठीक है, और एक साइकिल या फिर बाइक मिल रही हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा ये हमारी न्यूनतम ज़रूरतें हो गई। अब इसके अलावा क्या है कि हमारी लग्जरियस गाड़ी हो, हमारा अच्छा बिल्डिंग हो, नौकर चाकर हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब कि इतना धन होना चाहिए कि हमारा जो न्यूनतम जीवन स्तर है वो चल सके। ठीक है, ये नहीं कि जैसे हमारे पास एक बोरी चावल और आटा है, ठीक है, तो हम उसी में अपना न्यूनतम जीवन है व्यतीत करें। ये नहीं कि हमारा 10 कट्टे लगवा लिए, 20 कट्टे इसके लगवा लिए चावल के आटे के, तो ये न्यूनतम जीवन नहीं कहलाएगा। मतलब इतना हो कि हमारा जीवन चलता रहे बस किसी तरह। संतान भी शासक वर्ग को भ्रष्टाचार की तरफ ले जाता है। परिवार के मोह में वह शासक सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। अतः प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक समय में प्रासंगिक है। मतलब कि लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ये फिर प्रासंगिक है। तो इस प्रकार था प्लेटो के साम्यवाद की विवेचना। ठीक है, प्लेटो के साम्यवाद कुछ ऐसा था, बड़ा ही स्ट्रिक्ट था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि प्लेटो की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। तो प्लेटो की रचनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सुकरात के शिष्य प्लेटो की प्रमुख रचनाएं। प्लेटो जो थे ना, वो सुकरात जो थे राजनीतिज्ञ हैं सुकरात, इनके शिष्य थे प्लेटो। और प्लेटो ने जो रचनाएं लिखी उसमें है रिपब्लिक, बहुत ही पॉपुलर हुई है। दूसरी है दी स्टेटमैन और तीसरी है लॉज। ये बहुत ही पॉपुलर रचनाएं हैं इनकी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्लेटो के शिक्षा संबंधित सिद्धांतों के महत्व बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्लेटो ने तत्कालीन यूनान में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया, यानी कि यूनान में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती, किस पैटर्न के हिसाब से दी जाती है, सिस्टम कैसा, उसके बारे में एनालिसिस अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने शिक्षा पद्धति की योजना प्रस्तुत की, यानी कि पहले जाना कैसे है कैसे नहीं है समझा, उसके बाद उन्होंने शिक्षा पद्धति की योजना यानी कि प्लानिंग प्रस्तुत की। प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में बांटा। पहला जो है वो प्रारंभिक शिक्षा हो गया, दूसरा हो गया उच्च शिक्षा। ओके, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो 20 वर्ष की आयु वर्ग वालों को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया, यानी कि 20 वर्ष का कोई भी इंसान है या आदमी बच्चा है तो उसको प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है,
प्रारंभिक शिक्षा में उत्तीर्ण होने पर उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही राजा होने योग्य है। प्लेटो ने कुछ निम्न महत्व भी बताए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 20 वर्ष की आयु वाले को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और वो प्रारंभिक शिक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसके बाद वो उच्च शिक्षा में यानी कि 12वीं के बाद वो अगर बीए एमए जो भी मतलब बीए के अलावा मतलब कि ग्रेजुएशन कर रहा कुछ भी कर रहा है 12वीं के बाद तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा वो, ठीक है। उसमें प्रवेश उसका मिलता है तो। और शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही राजा बनने योग्य है। यानी कि जो उच्च शिक्षा कर रहा है यानी कि 12वीं के बाद अगर कुछ भी कर रहा है, बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीटेक कर रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है तो वही उच्च शिक्षा अगर वो प्राप्त कर रहा है तो वो राजा बनने योग्य है, ठीक है। और प्लेटो के शिक्षा संबंधी कुछ महत्व हैं। पहला ये है कि दार्शनिक राजा की खोज में सहायक। दूसरा, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा न्याय का साधन है। सभी को समान शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक बनाना है। शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्लेटो ने शिक्षा के क्या क्या महत्व, अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसका महत्व क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो ये बहुत बड़े इम्पॉर्टेंस हैं। इसी तरह आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी महत्व बताइए, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए। आदर्श राज्य के बारे में बताइए, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लेटो ने लिखा है कि राज्य का जन्म वृक्षों, चट्टानों एवं लताओं से नहीं अपितु उनमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। राज्य का आधार दार्शनिक होना चाहिए। जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। किसी भी राज्य के शासक का शिक्षित होना अनिवार्य है। आदर्श राज्य में राज्य को निस्वार्थी होना चाहिए। वह विशेषज्ञों का राज्य होता है। प्रोफेसर सोबाइन ने कहा है, आदर्श राज्य वास्तव में आदर्श ही है। तो प्लेटो ये कह रहे हैं कि जो राज्य है उसमें रहने वाले मतलब कि राज्य का जन्म वृक्षों यानी कि राज्य का जो जन्म है ये वृक्षों, चट्टानों, लताओं, नदियों, पहाड़ों इनसे नहीं बल्कि उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं उस राज्य में उनका जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है उससे होता है, ठीक है। एक आदर्श राज्य का तो आधार है दार्शनिक होना चाहिए यानी कि दर्शन करने वाला योग्य होना चाहिए, ठीक है। राज्य का आधार ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके दर्शन करना चाहें और दार्शनिक होना चाहिए। जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे यानी कि राजा के अंदर क्वालिटी होंगी, राज्य के अंदर अच्छी चीज़ें होंगी, राजा करेक्टर से बहुत अच्छा होगा, तभी वो दार्शनिक होगा यानी कि दर्शन करने योग्य हो, ठीक है। तब तक एक अच्छे राज्य की अगर वो दार्शनिक नहीं होंगे तब तक एक आदर्श राज्य की स्थापना किसी भी हाल में हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो किसी भी राज्य के शासक यानी किसी भी राज्य का जो राजा है उसको शिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। आदर्श राज्य में राजा को निस्वार्थी यानी कि उसके पास किसी स्वार्थ ना हो कि हम आपका काम करेंगे तो बदले में आपको ये काम करना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग आजकल स्वार्थी होते हैं कि भैया आप हमारा ये काम करिए तभी हम आपका ये काम करेंगे, ठीक है, या फिर आपका हम ये काम करेंगे तो आपको हमारा वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या क्या होता है कि लोग करते हैं ये है कि कोई भी काम करेंगे आपका या फिर तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, आगे नहीं पीछे नहीं, कभी चलकर उसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे कि हाँ आपके ऊपर हमारा एहसान, हमने आपका ये काम किया था और आपको हमारे यहाँ ये करना पड़ेगा, या फिर ये आप हमारा काम कराइए, या फिर आप हम आपका काम करा तो हमारे यहाँ 4 दिन काम करिए, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए। वह विशेषज्ञों का राज्य होता है जो ऐसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। बाकी अगला पॉइंट यहाँ पर और भी है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति और राज्य में वही संबंध है जो व्यक्ति और उसके अंगों के साथ है। व्यक्ति और राज्य यानी कि हमारा जो संबंध है राज्य से ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारा संबंध हमारे हाथ पैर नाक कान हाथ से है, उसी प्रकार होना चाहिए, ठीक है।
और उसी प्रकार राज्य के लिए व्यक्ति भी आवश्यक है। प्लेटो ने समाज के 3 वर्गों में बांटा है। पहला शासक, सैनिक और उत्पादक। शासक वर्ग जब दार्शनिक होंगे तभी आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही दार्शनिक राजा बनने का हकदार है। मैक्सी के अनुसार, मैक्सी एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने कहा है कि प्लेटो ने ऐसे राज्य का निर्माण किया जिसमें तृष्णा प्रधान वर्ग मानव का पैर, सौर प्रधान वर्ग भुजाएं और विवेकपूर्ण वर्ग उसके हृदय और सिर है। तो इस प्रकार लिखेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में वर्णन, या फिर प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार क्या प्रस्तुत किए हैं नागरिकता के बारे में। ठीक है, अरस्तु एक प्रमुख विद्वान है, इनसे भी जुड़े 2-3 प्रश्न आएंगे परीक्षा में। उत्तर लिखेंगे तत्कालीन मान्यताओं का खंडन करते हुए, जो मान्यताएं बनाई गई थी उनको खंडन करते हुए अरस्तु ने कहा है कि केवल किसी राज्य में मात्र निवास करने से हम किसी को नागरिक नहीं मान सकते। नागरिक वही है जो न्याय व्यवस्था एवं विधायिका के एक सदस्य के रूप में राज्य के कार्यों में भाग लेता है। अरस्तु ने 4 दशाओं का उल्लेख किया है। पहला है कि राज्य के किसी स्थान पर निवास करने से मात्र नागरिकता नहीं, ये नहीं कि आप किसी भी राज्य में 2-4 साल से रह रहे हैं तो आपके पास नागरिकता हो गई। ठीक है, ये मैं नहीं, ये अरस्तु जी कह रहे हैं। इन्होंने कहा है किसी राज्य में किसी स्थान पर निवास करने से मात्र आप नागरिकता नहीं मिल जाती आपको, क्योंकि राज्य में विदेशी और दास भी निवास करते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप यहाँ के नागरिक हो गए। ओके। दूसरा पॉइंट है कि किसी पर महाभियोग चलाने का अधिकार मिलने से उसे हम राज्य का नागरिक नहीं मान सकते, ये बात कही है। और अगली कही है कि जिसके माता पिता राज्य के नागरिक नहीं है उसे कैसे राज्य का नागरिक माना जा सकता है, चाहे वो भले ही 10 साल से रह रहा हो। अगला कहा है, 4 दशाओं में से अगला दशा है कि राज्य से निष्कासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को हम राज्य का नागरिक नहीं मान सकते। मतलब कि उसका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं, वो वोट नहीं डालता है, तो हम कैसे मान लें कि वो हमारे देश का नागरिक है। ठीक है। उसके बाद विधायिका एवं न्यायपालिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेने वाले व्यक्ति ही राज्य के नागरिक होते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रभुसत्ता के अनिवार्य कार्य हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार क्या क्या प्रस्तुत किए, कैसे आप एक नागरिक कहलाएंगे अगर आप भारत देश के या फिर किसी भी देश के निवासी हैं तो। ठीक है, इस प्रकार। अगला प्रश्न है कि अरस्तु ने क्रांति के क्या अर्थ बताए हैं। उत्तर लिखेंगे अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार वर्तमान क्रांति से काफ़ी भिन्न है। वह क्रांति को उस अर्थ में नहीं मानता है जिस अर्थ में हम क्रांति का अर्थ लेते हैं। हम 1789 की फ्रेंच क्रांति, 1917 की बोल्शेविक क्रांति, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से अर्थ लगाते हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन। मतलब कि जब समय समय पर बड़ी बड़ी क्रांति आई है, नहीं कि 1789 में आई, 1917 में आई, 1668 में आई, तो ये क्रांति तो आई, लेकिन जो अरस्तु हैं वो क्रांति का अर्थ ये लगाते हैं कि संविधान में जो हर एक छोटा परिवर्तन होता है उसका अर्थ होता है क्रांति। ये अरस्तु ने कहा। बाकी आम जनता या फिर आम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि समय समय पर जो क्रांति आई है, फ्रांस की क्रांति आई है, फ्रेंच की क्रांति आई है, ठीक है, और गौरवपूर्ण क्रांति आई, ये सब क्रांति है। लेकिन अरस्तु ने कहा ये क्रांति नहीं है। क्रांति का अर्थ है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, उसमें जो हर एक छोटा बड़ा परिवर्तन होता है वो होता है क्रांति। अगला प्रश्न है कि सिसरो के समानता संबंधी विचार को लिखिए। सिसरो भी एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, इनसे भी जुड़ा प्रश्न परीक्षा में आता है, तो जान लीजिए उत्तर। सिसरो रोमन दार्शनिक था, यानी कि रोमन का बहुत बड़ा राजा कह सकते हैं, दार्शनिक था या फिर दर्शन करने योग्य था, काफ़ी पॉपुलर था। उसके समय रोम में सरकार में निरंकुशता थी। यही कारण था कि रोम की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल थी। राजनीतिक में काफ़ी उथल पुथल थी, कहाँ पर? रोम में। ठीक है। जूलियस सीजर के साथ मिलकर सिसरो ने भी सरकार की निरंकुशता का विरोध किया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो निरंकुशता थी उसका विरोध किया। सिसरो का सिद्धांत समानता के साथ जुड़ा है। सिसरो का जो सिद्धांत है वो समानता, मतलब कि एक जैसा व्यवहार समान रूप से होना चाहिए। वह राज्य की उत्पत्ति का कारण
मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को मानता है। राज्य की व्याख्या करते हुए सिसरो ने लिखा है कि राज्य उस जन समूह की संपत्ति है जो बड़ी संख्या में पारस्परिक लाभ की इच्छा से कानून तथा अधिकारों के बारे में एक सामूहिक सहमत के द्वारा संगठित हो जाते हैं। ठीक है, सिसरो का कहना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, उनमें बुद्धि एवं विवेक समान होते हैं। वे विद्वान भले नहीं हैं लेकिन वे विद्वान बनने की चेष्टा रखते हैं। मतलब भगवान ने जन्म सबको दिया है। ठीक है, प्रकृति में आप आए हैं, प्रकृति ने सभी इंसानों को समान माना है और उनमें बुद्धि और विवेक समान दिए, लेकिन वो किस हिसाब से उस बुद्धि का, उस विवेक का, उस अपने व्यक्तित्व का उपयोग करता है, कहाँ तक ले जाता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। भले वो विद्वान नहीं है लेकिन वो विद्वान बनने की कोशिश करता है, भले वो बड़ा इंसान नहीं लेकिन बड़ा बनने का प्रयास करता है कि नहीं करता है। तो सभी मानव जात एक ही ईश्वर की संतान है। जिस प्रकार रोम के सभी नागरिक एक रोमन गणराज्य के अधीन रहते हैं, उसी प्रकार विश्व के सभी नागरिकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समूह भी होना चाहिए। विश्व के संपूर्ण देशों के नागरिक प्रकृति द्वारा समान रूप से इस धरती पर आए हैं, भगवान के ही द्वारा आए हैं, भगवान के ही हिसाब से आए हैं। ठीक है, वही बात कह रहा है। अतः सभी को एक राज्य के नागरिक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, और सिसरो के अनुसार राज्य एक मानव साझेदारी का प्रतीक है जो संपूर्ण जनता की सामूहिक संपत्ति है, जिसकी सदस्यता यानी कि मेंबरशिप प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, राज सत्ता का प्रयोग जनहित में किया जाना चाहिए। नागरिकों का हित सर्वोच्च है, यानी कि नागरिक का जो हित है वो सबसे पहले है। सभी एक ही मानव जाति के संतान हैं। मानव में कोई भेद नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने सबको समान अधिकार दिए हैं। जैसे कि आजकल कोई किस धर्म का है, कोई किस जाति का है, गरीब है, अमीर है, तो ये भेदभाव होते हैं लेकिन इंसान ही तभी भी। लेकिन ईश्वर ने सभी को समान बनाया है और सभी को समान अधिकार दिए हैं। बस ये है, यहाँ आने के बाद उसके कर्म के अनुसार, उसके व्यक्तित्व के अनुसार, उसके मानसिकता के अनुसार उसके सिस्टम बदल जाते हैं। तो ये होता है सिसरो के अनुसार समानता संबंधी विचार। जबकि इन्होंने तो बोला है कि सभी के साथ समान और समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है कि सिसरो के कानून संबंधी विचार भी जान लीजिए। उत्तर लिखेंगे, सिसरो ने प्राकृतिक कानून की धारणा को स्वीकार किया है। इस संबंध में उसकी मान्यता यानी कि सिसरो की मान्यता है कि विश्व की सभी वस्तुओं में प्राकृतिक कानून व्याप्त है। इसी आधार पर सामाजिक तथा राजनीतिक कानून का निर्माण होता है। जो कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं होते हैं उसे कानून नहीं माना जा सकता। यह कानून सभी चल अचल संपत्तियों पर लागू होता है। इसे सार्वभौमिक, अपरिवर्तनशील और शाश्वत माना जाता है। यह अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा प्रदान करता है और बुरे कार्यों को करने से रोकता है। ठीक है, तो ये है सिसरो के कानून संबंधी विचार। अगला प्रश्न है कि बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बोंदा भी एक प्रमुख विद्वान और राजनीतिज्ञ हैं। तो बोंदा के अनुसार संप्रभुता वह विभाजक रेखा है जो राज्य को अन्य समुदाय से अलग करती है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती। प्रत्येक राज्य में एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूह में विधियों का स्रोत है। संप्रभुता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष एवं अस्थायी शक्ति यानी कि पावर होती है। ये है बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में परिचय। अगला है कि हाब्स की प्राकृतिक अवस्था। हाब्स भी एक प्रमुख विद्वान है। इन्होंने कहा है कि हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अराजक माना है। उस समय मानव में उचित और अनुचित के निर्धारण की कोई क्षमता नहीं थी। प्रत्येक शक्तिशाली मनुष्य अपने से निर्बल व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता था। सिंपल सी बात है कि अगर कोई बड़ा इंसान है, ठीक है, वो मतलब बड़ा इंसान का मतलब वो फिजिकली रूप से स्ट्रांग है प्लस फाइनेंशियल रूप से भी स्ट्रांग है, तो वो सोचता है कि जो गरीब हैं, जो निर्बल व्यक्ति हैं, उनकी जो संपत्ति है वो उनसे हथिया ली जाए, यानी कि हड़प ली जाए, तो उसका प्रयास करता रहता है। इस प्रकार समाज में भय का वातावरण, सिंपल सी बात है, कोई एक बड़ा इंसान है, वो सब कुछ निर्बल इंसान है, तो सभी लोग एक इंसान के साथ अगर बड़ा इंसान कोई गलत करेगा तो भय का वातावरण बन जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा हमारी ज़मीन, हमारा पैसा हड़प लिया जाए या फिर हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाए और हमारे साथ न्याय ना हो। तो ये सभी लोग सोचने लगते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर कहीं पर बारिश होने लगी, बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी, मान लीजिए कि कोई गांव है, मान लीजिए
ले लीजिए, शहर ही ले लीजिए, लखनऊ में बारिश होने लगी, ठीक है, बहुत तेज ओला पड़ने लगा, तो बगल के कानपुर के लोग सोचेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश और ओला पड़ने लगे जिससे हमें समस्याएं हो। तो भैया सिंपल सी बात है कि उसका असर ज़रूर हो जाता है। तो वही बताया गया, इस प्रकार समाज में भय का वातावरण था और अराजकता व्याप्त थी। इस अराजकता से बचने के लिए लोग ब्रह्मा के पास गए, जिसमें घोषणा की गई कि हम अपने सभी अधिकार अमुक व्यक्ति को समर्पित कर रहे हैं, बशर्ते तुम भी ऐसा करो। ब्रह्मा ने इस धरती पर मनु को राजा बनाकर भेजा, अतः मनु प्रथम राजा थे। तो इस प्रकार लिखेंगे हाब्स की प्राकृतिक अवस्था के बारे में परिचय। अगला प्रश्न है कि जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की 3 विशेषताएं बताइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड है। तो जॉन लॉक के समझौते की 3 विशेषताएं, और जॉन लॉक से आपकी परीक्षा में कम से कम 1-2 प्रश्न आएंगे, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जॉन लॉक के प्रमुख समझौते की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि लॉक के अनुसार 2 समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। सामाजिक समझौता मनुष्य के मध्य हुआ और राजनीतिक समझौता व्यक्तियों और शासकों के बीच हुआ, ठीक है। दूसरा था, व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण नहीं किया। शासक की आज्ञा का पालन जनता तभी तक करेगी जब तक वह नागरिकों के अधिकार की रक्षा करेगा। दूसरा। तीसरा है कि लॉक ने सीमित राजतंत्र का समर्थन किया, जनता को शासक बदलने का अधिकार दिया। जनता को क्रांति का भी अधिकार है, क्रांति भी शासक को बदलने का एक माध्यम है। तो ये 3 विशेषताएं प्रस्तुत की हैं जिनको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नारीवाद में परिवर्तनवादी विचारधारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला है कि नारीवाद की अवधारणा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये पूरी PDF हम आपको देने वाले हैं, तो इसमें ये प्रश्न जो है इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। साम्यवादी घोषणा पत्र भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। और प्लेटो और अरस्तु के विचार में, यानी कि प्लेटो जो एक विद्वान है और अरस्तु विद्वान है, इन दोनों की जो विचार हैं, जो थॉट है, उसमें क्या असमानताएं हैं। समानताएं तो आएगा ही आएगा, असमानताएं भी आपको पढ़ लेना, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पॉलिटिक्स पर टिप्पणी लिखी, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल सी बात है, राजनीति पढ़ रहे हैं तो ये आएगा ही आएगा। प्लेटो के कार्य विशेषीकरण सिद्धांत, तो प्लेटो फ्लूइडा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कई सारे प्रश्न आएंगे। राज्य व्यक्त का विराट रूप है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इसी तरह के जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, ठीक है, उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और कम से कम मैं आपसे निवेदन करूँगा कि रिवीजन आप लोग ज़रूर करिएगा, तभी आपको अच्छे से, मतलब कि आप तभी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। एक ही बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से, समझने से आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार 2 बार पढ़ने से सब चीज़ हो जाता। तो स्टूडेंट आज सभी अच्छे अच्छे नंबर ला के टॉप कर जाते, किसी कोई IAS होता, कोई PCS होता, कोई कहाँ पर होता, कोई कहाँ पर होता। तो रिवीजन मस्ट है, 3 से 4 बार रिवीजन 5 बार कर लेंगे तो आपको हर एक प्रश्न का मतलब और अच्छे से आपके दिमाग में बस जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना है। हर सब्जेक्ट की महासंग्राम वीडियो इस चैनल पे चलेंगे, सक्सेस टू पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। जय हिंद।